हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में 11th क्लास के थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी अध्याय 12 के बारे में आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। एक छोटा सा टॉपिक यहाँ से लेकर के समतापीय प्रक्रम तक आपको कवर करने का कोशिश करेंगे। आइए इसे एंजॉय किया जाए कि 11th क्लास के बहुत सारे बच्चे डिमांड में थे कि कब सर 11th का वीडियो शुरू होगा और साथ ही साथ 12th की शुरुआत कब होगी। तो बहुत जल्द, बहुत रिसेंटली। तो आइए शुरू करते हैं पहले ऊष्मागतिकी का ये सेशन, और ऊष्मागतिकी क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ये दूसरा सेशन हो रहा है, एक सेशन पहले से केमिस्ट्री में हो चुकी है, सेकेंड सेशन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यानी चैप्टर नंबर किसमें, 12th। देखिए ऊष्मागतिकी है क्या। तो ऊष्मागतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, ऊष्मागतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊष्मा तथा ताप, जिसमें ऊष्मा तथा ताप, ठीक है, हीट और टेम्परेचर की अवधारणा, ऊष्मा के अन्य प्रकार की ऊर्जाओं में ऊर्जा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, ऊष्मागतिकी कहलाता है। करा ऊष्मागतिकी एक स्थूल प्रकृति का होती है। और थोड़ा सा समझिए पहले बात को, यानी हीट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर करना ही क्या है, तो ऊष्मागतिकी, ठीक है। अब देखिए ऊष्मागतिकी को समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ता है ऊष्मागतिकी निकाय, और ऊष्मागतिकी निकाय में कौन कौन टर्म आते हैं। तो सबसे पहला बात यहां पे आता है, तो 3 टर्म, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। नाम कौन कौन दिया गया, तो यहां पे आया तो सबसे पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम के बाद कितना है, टेम्परेचर, यहां कितना आ रहा है, दाब। यानी प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के संबंधों को हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ एक बात और जानिए, जब किसी भी कंटेनर में, जैसे कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या है कि सबसे पहले इस कंटेनर में हम लोग गैस के टर्म को रख देते हैं, गैस को रख दिया। जैसे ही गैस को रखेंगे तो गैस की स्थिति 3 तरह से चेंज होगी, एक प्रेशर, एक वॉल्यूम और एक टेम्परेचर। इस सिस्टम को ही क्या कहेंगे, ऊष्मागतिक निकाय, ठीक है। अब बात यह है कि सबसे पहले इनके कितने टर्म होते हैं, तो 3। कौन कौन से होंगे, तो पहला नाम सुन लीजिए, ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सिस्टम, और तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और कितना, आइसोलेटेड। लेकिन अब बात यह है कि ओपन सिस्टम में क्या होता है। देखिए ओपन सिस्टम में ऊष्मा तथा पदार्थ दोनों का आदान प्रदान होता है। यानी यहां पे तरीका देखिएगा, ओपन सिस्टम के लिए ऊष्मा और पदार्थ दोनों का आदान प्रदान होगा। यदि निकाय और प्रवेश, यानी इसका मतलब यदि कोई गैस रखे हैं, यानी कोई पिस्टन लिए हैं और इसमें पिस्टन रख दिए, इसमें क्या होगा कि इससे हीट भी बाहर जाएगी और साथ ही साथ कितना मटेरियल भी बाहर जाएगा। और ऐसा होता है तो ऐसे स्थिति में इसे कौन सिस्टम कहेंगे, ओपन सिस्टम, ठीक है। और इसमें ये ऊपर का पार्ट नहीं होता, तभी ये ऐसा हो जाता है। एक नाम है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि सबसे पहले निकाय और परिवेश में केवल ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, निकाय और परिवेश के बीच में ऊष्मा का केवल आदान प्रदान होता है, पदार्थ का नहीं। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं बंद निकाय, ठीक है। तीसरा टर्म है जिसका नाम है आइसोलेटेड, यानी जिसमें ऊष्मा तथा पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता। तो वैसा सिस्टम जिसमें ऊष्मा
तथा पदार्थ का आदान प्रदान निकाय से बाहर नहीं होता, क्योंकि इसमें पूरी तरह से ये आइसोलेटेड होता है। और आइसोलेटेड का एक अर्थ भी होता है कि अंदर से बाहर और बाहर से अंदर ऊष्मा का आदान प्रदान न हो, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। लेकिन याद रखेंगे इसमें क्या क्या चेंज होने वाला है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, अब ऐसा ये पिस्टन है, जैसे ही इस पिस्टन में रखे हैं गैस को, लेकिन कह रहा है कि ये आइसोलेटेड है। और पिस्टन में आइसोलेटेड सिस्टम का अर्थ हुआ कि इसमें से गैस कहाँ नहीं निकलेगा, तो सबसे पहले अंदर से बाहर और बाहर से अंदर की तरफ नहीं मूव करेगा। इसको कौन सिस्टम कहेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम के टर्म थे कि सबसे पहले जिसमें ऊष्मा तथा पदार्थ दोनों बाहर निकलते हैं, ओपन सिस्टम। जिसमें ऊष्मा बाहर निकलेगा लेकिन पदार्थ नहीं, क्लोज सिस्टम। जिसमें ऊष्मा और पदार्थ दोनों का आदान प्रदान न हो, उसका नाम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अब आइए अवस्था समीकरण। देखिए अवस्था समीकरण में इनके संबंधों को दर्शाया जाता है। किसके संबंधों, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब इन संबंधों को दर्शाने के लिए एक इक्वेशन है यहाँ पे, PV बराबर nRT। ऐसे इसका नाम होता है आदर्श गैस समीकरण, जिसमें दाब, आयतन तथा ताप में संबंध को प्रदर्शित करने वाले टर्म को कहते हैं कौन सा, अवस्था समीकरण। अब बात आता है कि अगर ऐसा रहेगा तो इनके पदों को किस रूप में लिखा जाएगा। देखिए एक होता है इंडिकेटर डायग्राम, और इंडिकेटर डायग्राम में यहां तीन टर्में चेंज करती हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि 1, 2 एक साथ होगा, इसके बाद 1, 3 होगा, इसके बाद 2, 3 होगा। मतलब 1, 2 एक साथ मतलब PV हुआ डायग्राम। ठीक है, अब इसके बाद 1, 3 मतलब PT डायग्राम, साथ ही साथ V और T VT डायग्राम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहां पे तर्क समझिए, कह रहा है PV डायग्राम है, PT डायग्राम है और VT डायग्राम है। ठीक है, और इनके संबंधों को जो दर्शाता है उसे आदर्श गैस समीकरण कहेंगे। यहां तक क्लियर है? तो नेक्स्ट बढ़िए, आदर्श गैस समीकरण। देखिए आदर्श गैस समीकरण का इक्वेशन होता है PV बराबर nRT, जहां P होता है दाब, V होता है आयतन, N होता है मोल की संख्या, R है गैस नियतांक, और T है तापमान। ठीक है, यानी सीधा बात हुआ कि यहां पे तीनों के बीच के संबंधों को प्रदर्शित करना जो टर्म बनेगा उसका नाम होगा आदर्श गैस समीकरण। और इन तीनों के ही हेल्प से अब इसको प्रक्रम में चेंज किया जाएगा, और ऊष्मागतिकी के प्रक्रम के कंडीशन में ये जब जो मान चेंज करेंगे, चेंज का मतलब प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, जब किसी निकाय के चर परिवर्तित होंगे, चर का मतलब हुआ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, जब चेंज करेंगे तो ऐसे स्थिति में इसे ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहेंगे। यहां पे जो चेंज करेगा तब, या नियत होगा तब, यानी दो रास्ता है। तो इसमें कौन चेंज करेगा कौन नहीं चेंज करेगा, इसके संबंधों को समझने के लिए हम लोग ऊष्मागतिकी प्रक्रम को समझते हैं। अब आइए यहाँ पे, ये अलग अलग कंडीशन के प्रक्रम है और सब में एक अलग अर्थ बनाते हुए हम लोग इसे समझेंगे। कैसे?
तो पहला इसमें नाम आता है समदाबीय। समदाबीय में क्या होता है, तो सबसे पहले P का मान कितना होता है, कांस्टेंट। कर समदाबीय में दाब का मान कैसा है, नियत। दूसरा समझिए सम आयतनिक। सम आयतनिक में क्या होगा, आयतन नियत होगा, यानी V का मान कितना हो गया, कांस्टेंट। ठीक है। समतापीय में क्या होगा, ताप का मान नियत होगा। ठीक है। अब कह रहा रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है, बात बहुत तगड़ा है। इसमें क्या होता है, किसी पिस्टन के इनसाइड से, अंदर से बाहर की ओर क्या होता है, उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। यानी इसमें क्या होगा, डेल क्यू का मान कितना हो जाएगा, 0। ठीक है। अब ऐसे ही और भी प्रक्रम को हम लोग धीरे धीरे समझते रहेंगे आने वाले लेक्चर में। अभी आज हम आपको समझाने जा रहे हैं कौन सा प्रोसेस, समदाबीय प्रक्रम। और समदाबीय प्रक्रम समझ गए तो आपको समझना आसान होगा और टॉपिकों के लिए। लेकिन कह रहा है समदाबीय प्रक्रम वैसा प्रक्रम जिसमें दाब क्या हो, नियत हो। कर सम आयतनिक जिसमें आयतन कैसा हो, नियत हो। समतापीय जिसमें ताप नियत हो। और रुद्धोष्म प्रक्रम कितने, जिसमें उष्मा का आदान प्रदान निकाय से, यानी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर मूव नहीं करेगा। कैसे, अब इसी बात को स्टेप टू स्टेप हम लोग समझेंगे। देखिए समदाबीय प्रक्रम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पार्ट का। इसमें क्या होता है, यहां पे दाब का मान नियत है, P का मान नियत हो गया, कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो आप ये बताइए यहां आदर्श गैस समीकरण क्या होगा, आदर्श गैस समीकरण ये लिखेंगे कितना, PV बराबर nRT लिख दिए। अब इसमें क्या कांस्टेंट है, P, तो यहां V बराबर कितना, NR बाई कितना, P इंटू कितना, T। ये मान कितना हो जाएगा सर, कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तो V बराबर CT, V समानुपाती कितना है, T। ठीक है। कह रहा है कि ऐसा है कि V समानुपाती है किसके, T के। लेकिन कब, जब ये नियत होगा तब। तरीका समझिए, जैसे ही यहां पे जो प्रेशर की बात कर रहे हैं, ये प्रेशर कांस्टेंट है, तो एन आर भी तो कांस्टेंट है कि एन तो क्या है, मोल की संख्या है। तो इसमें ये कितना आया, V बराबर CT, अब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है। तो समदाबीय प्रक्रम किसे कहेंगे, वैसे प्रक्रम जिसमें दाब का मान क्या हो, नियत हो। चलिए आगे की तरफ बढ़ते चलिए। अब कह रहे हैं यहां पे अर्थ समझाना है। समदाबीय प्रक्रम में आदर्श गैस, अभी बता भी रहे थे आपको, PV बराबर nRT, जिसमें P है बराबर NR बाई V है, इंटू कितना है, T। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। कब ऐसा होगा, जब इसका वैल्यू कैसा रहेगा, कांस्टेंट। यानी सीधे तौर पे लिखा जाए तो अगर इस पूरे टर्म को कांस्टेंट करने पे ये कितना आ जाएगा, P बराबर CT आएगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होगा, T। ठीक है। अब आगे समझिए। अब यहां पे एक से दूसरे में जाने पे, एक से दूसरे का मतलब P बाई T कांस्टेंट हो सकता था, हो गया। तो यहां पे दो स्टेट लीजिए, 1 2। इसका वैल्यू कितना आएगा, P1 V1 T। ठीक है जी। चलिए
यहां पे कितना, दो स्टेट लिए, तो पहला स्टेट का नाम, यहां देखिए पहला स्टेट आया तो यहां पी भी टी, तो यहां तो कह रहा था क्या कि प्रेशर कांस्टेंट है, भी और टी चेंज है। दूसरा स्टेट पर आ गए तो इसका मान P है, V2 है और T2 है, लेकिन इसमें P का मान क्या है, कांस्टेंट है। अगर P का मान अगर कांस्टेंट है, यहां पे P का वैल्यू कैसा है, कांस्टेंट है, तो ऐसे स्थिति में यहां पे कितना होगा, एक मिनट, ऊपर से कुछ गड़बड़ हो गया, यहां पे आपको समझाना था हमें प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसमें क्या लिखेंगे, भी यहां P, तो यहां पे V बराबर कितना आएगा, CT, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना है, T, इसका मतलब यहां लिखेंगे V बाई T का मान कितना होगा, कांस्टेंट। ठीक है, अब ये बताइए इसमें अगर कांस्टेंट है तो क्या लिखेंगे, V और T का मान कितना है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब सीधा लिखा जाएगा कितना, V1 T1 बराबर कितना, V2 T2 बराबर कितना आएगा, कांस्टेंट। कह रहा है कितना लिखेंगे, तो सबसे पहले लिख दिए, अब यहां तक लिखने के बाद ये कंडीशन सीधा कर लिए, मिलाइए शुरू से। समदाबीय प्रक्रम में आदर्श गैस का दाब नियत होने के कारण आयतन ताप के क्या है, समानुपाती है, आयतन ताप के क्या है, समानुपाती है। ठीक है, सेकंड समझिए, अब यहां पे आए, कह रहे समदाबीय प्रक्रम में दाब नियत होने के कारण, सबसे पहला बात, दाब नियत होने के कारण आयतन तथा ताप का अनुपात नियत होता है, आयतन तथा ताप का अनुपात क्या होगा, नियत। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, तो ये था समदाबीय प्रक्रम, और समदाबीय प्रक्रम में दाब का मान नियत होने से आयतन का मान समानुपाती होता है, किसके, तो ताप के। नेक्स्ट, समदाबीय प्रक्रम में किया गया कार्य, कह रहा है कि आपको बताना है वर्क डन इन आइसोबारिक, तो वर्क डन इन आइसोबारिक में कितना होगा, P इंटीग्रेशन P इंटू डी भी, कहां से कहां तक, V1 से V2, इसमें P आया, dV का इंटीग्रेशन भी V1 से V2, यहां P है V2 माइनस V1, कितना लिखेंगे, P इंटू डेल भी, यानी वर्क के कंडीशन में वर्क का जो यहां वैल्यू हुआ कितना हो जाएगा, P इंटू डेल भी। ठीक है, और ये वेरिएबल रहेगा तब, जिसे कह रहा है समदाबीय प्रक्रम में किया गया कार्य, तो कितना लिखेंगे, W बराबर P इंटू डी भी, कहां से कहां तक, V1 से V2 तक, तब कितना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां पे जो वर्क आया कितना आया, P V2 माइनस V1, इसको लिख सकते हैं P इंटू डेल भी। ओके, आगे बढ़िए, अब आ गया ग्राफ, तो ये ग्राफ इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा, कि ग्राफ की मेन कड़ी क्या है। यहां से हमने कहा कि ग्राफ की स्थितियां तीन कंडीशन पे चेंज कर रही हैं, एक है कौन सा, PV, जो इसका मूल ग्राफ है, कौन सा बोले हैं, PV। दूसरा ग्राफ है जिसका नाम है PT, और तीसरा नाम है यहां पे VT, ऐसा है। तो पहला में क्या नाम लिखे हैं, PV, दूसरा में क्या नाम लिखे हैं, PT, तीसरा में क्या लिखे हैं, VT। ये ग्राफ पढ़ रहे हैं। अलग अलग कंडीशन की बात करेंगे कि सबसे पहले दाब तथा आयतन के बीच ग्राफ,
सेकेंड क्या कहता है? सेकेंड कहता है दाब तथा ताप के बीच संबंध। ठीक है। तीसरा टर्म क्या है यहां पे? थर्ड टर्म क्या है? थर्ड टर्म है आयतन तथा ताप के बीच संबंध। ठीक है। अब यहां पे आपको ग्राफ प्लॉट करते समय बड़ा सिंपल तरीका है। जैसे यहां प्रेशर है, तो प्रेशर है तो सीधा बात बताइए, ये तो दिख रहा है परपेंडिकुलर जाएगा, जैसे कि हम लोग ग्राफ खींचते थे एक्स वाई का, वैसे ही यहां पे पी का मान क्या है? कांस्टेंट है। यहां पीटी है सर, पीटी में भी पी क्या है? कांस्टेंट है। पी का मान कैसा है? कांस्टेंट। अगला है वीटी। अब कहिएगा प्रेशर कहां गया सर? तो जब भी मामला फंसता है यहां पे आदर्श गैस समीकरण लिखिए। बताइए कितना लिखिएगा? पीवी बराबर एनआरटी। तो यहां पे भी लिखे एन आर बाई कितना? पी इंटू कितना आएगा? टी। अब देखिए इसका नाम ये सी है, कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब ये तो सीधा बात आया भी बराबर कितना? सी टी। यानी सीधा बात ये हुआ कि भी बराबर कितना हो गया? भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। या इसी लाइन को यदि आप ऐसे जोड़िएगा y बराबर एम एक्स, ग्राफ कहां से पास करेगा? मूल बिंदु से। तो अगर ऐसा बात है तो यहां तो यम स्लोप हुआ, तो सी भी तो स्लोप हो गया, तो ग्राफ कहां से पास करेगा? टेन थीटा हो जाएगा, और टेन थीटा का मान एन आर बाई पी होगा। ग्राफ मूल बिंदु से होकर गुजरता है, ग्राफ मूल बिंदु से होकर गुजरता है। ठीक है जी। करे ग्राफ कहां से गुजरेगा? मूल बिंदु से होकर गुजरता है। और ग्राफ मूल बिंदु से होकर गुजरेगा, इंसेंस कितना है? यहां से, और यहां पे कौन थीटा बनेगा? टेन थीटा बन जाएगा। ठीक है। अब आगे चलिए नेक्स्ट टर्म की तरफ। पर देखिए हर टॉपिक को समझ के चलिएगा तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा वीडियो को बनाने में और क्लासेज स्टार्ट लेने में इस बार डिले हुआ है, लेकिन उम्मीद करते हैं आने वाले समय में लाइव सेशन चले, ऐसा हमारी उम्मीदें हैं। आपसे साथ, आप मेरे साथ, इस उम्मीद के साथ हम लोग क्लासेज को कंटिन्यू चलाएंगे। ठीक है, आगे चलिए। अब ग्राफ के बाद क्या है? तो यहां देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहता है कि आप दाब और आयतन के बीच, किसके बीच? दाब और आयतन के बीच ग्राफ था। आयतन स्पर क्षेत्रफल एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक है। देख लीजिए फिर से, कह रहा है कितना दाब और आयतन के बीच खींचा गया ग्राफ और आयतन अक्ष पर क्षेत्रफल। ठीक है जी। और ऐसा बात है कि आयतन अक्ष पे क्षेत्रफल है, तो आप बताइए इसमें ग्राफ किसका है? पीवी का। बहुत पहले भी चर्चा इसकी होती रहती थी। यहां कितना है? पी, यहां कैसा? भी। तो यहां पे जो ग्राफ कर्व का होता है ये ऐसे चलेगा, और इसमें पार्टों को कट करते हैं, छोटा सा, थोड़ा सा कट किया। जैसे ही ये कट करेंगे ये छोटा स्मॉलर एरिया होगा,
इसका मान कितना आएगा, डीए। डीए का मतलब क्या होगा, अल्पांश क्षेत्रफल। यहां पे कितना है V1, ये कितना है V2, यहां कैसा है dV। हो गया। अब इस कड़ी में आप ही बताइए, पहले स्मॉलर एरिया निकालेंगे और एरिया निकालते समय यहां लंबाई गुना चौड़ाई देखेंगे हम लोग, यहां भी है। अब आप ही बताइए एरिया बराबर क्या होगा, लंबाई गुने कितना है चौड़ाई, छोटे से भाग डीए के लिए। तो यहां पे लंबाई कितना आएगा, तो सबसे पहला आएगा यहां पे पी, और चौड़ाई कितना आएगा डीवी, ये हो गया डी। दोनों तरफ समाकलन कीजिए, समाकलन करने पर जब समाकलन करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें जब समाकलन करेंगे तो ये तो डीए आ जाएगा, और यहां कितना है P इंटू डी भी। लिमिट कहां से, P1 से P2, इधर कितना 0 से A, तो इसका टर्म आया A का मतलब क्षेत्रफल हो गया, और इसका अर्थ क्या होता है, वर्क, यानी कि कार्य, यानी कि वर्क, यानी कि लिख देंगे W। अब इसका अर्थ समझ में आया क्या है, अगर PV का ग्राफ रहेगा, किसका ग्राफ, ग्राफ PV का रहेगा, और PV के ग्राफ में हम लोग यदि निकाल रहे हैं क्षेत्रफल, तो वो हो जाएगा क्या, कार्य। सीधा बात है, पीवी में निकालेंगे क्षेत्रफल लेकिन हो जाएगा क्या, कार्य। यानी निकालेंगे क्षेत्रफल और रिप्रेजेंट किसको करेगा, वर्क को। ठीक है, अब इस बात को यहां समझते हैं, और ऐसा स्थिति है तो इसका अर्थ क्या बनेगा थोड़ा देख लेंगे। यहां तक ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है, दाब और आयतन के बीच, ध्यान सुनिएगा बात को, दाब और आयतन के बीच थोड़ा सा इंटरप्शन हो जाता है क्योंकि ये रिकॉर्ड लाइव क्लासेज नहीं है। दाब और आयतन के बीच खींचा गया ग्राफ और आयतन स्पर क्षेत्रफल कार्य को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपको निकालना है क्षेत्रफल यानी कि एरिया, और ये हो जाएगा क्या, कार्य, कार्य यानी कि वर्क। ठीक है, अब इसमें भी शर्त है, कह रहे हैं कि क्षेत्रफल ही कार्य होगा। ठीक है, बात ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि क्षेत्रफल क्या हो गया, कार्य। कब, जब ग्राफ रहेगा पीवी का, तब ग्राफ किसका रहेगा, पीवी का। जब ग्राफ पीवी का रहेगा तो यहां क्षेत्रफल जो निकालेंगे वही क्या हो जाएगा, वर्क। अगर ऐसा कंडीशन क्लियर है तो देखिए, पहले इसके लिए हम आपको एक छोटा सा इलुस्ट्रेशन यानी कहते ना जिसको कि बहुत ही बेहतरीन सा एक फॉर्मूला दे रहे हैं, थोड़ा देखते जाइए कैसे। ये इस प्रकार से, ये ऐसे, ये यहां से, ये इस तरह से यहां पे। ठीक है, यहां पे ये रख रहे हैं रेक्टेंगुलर, जबकि यहां सेकेंड में रख रहे हैं ट्रायंगल, और थर्ड में रख रहे हैं सर्किल। ठीक है, अब इसके वैल्यू को काउंट करना है
कि ये तो शेप में रहेंगे ना, कि आपको निकालना पड़ेगा एरिया, तो हो जाएंगे क्या, वर्क। देखिए ग्राफ किसका है, पीवी का, यहां ग्राफ किसका है, पीवी का, यहां ग्राफ किसका है, पीवी का। क्लियर है। तो अब इस कड़ी को देखिए कैसे, अब इसको जोड़ेंगे तो यहां पे लाइन आएगा कितना, V1, यहां पे आ जाएगा V2, इसके बाद लिखेंगे P1, यहां लिखेंगे P2। तो यहां एरिया निकालना रेक्टेंगुलर का है, मतलब एरिया बराबर क्या लिखेंगे, L इंटू बी लिखते थे, लेकिन L इंटू बी को अब चेंज करेंगे किसमें, तो P2 माइनस P1 अब V2 माइनस V1। ठीक है, कह रहा है यहां पे L इंटू बी है, एरिया ही वर्क है, एरिया ही क्या है, वर्क है। इसके अनुसार अगर एरिया टू वर्क है तो सबसे पहले ये तो है रेक्टेंगुलर, और रेक्टेंगुलर में कितना है, एरिया बराबर L इंटू बी, क्या लिख सकते हैं, P2 माइनस P1, यहां क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1। यानी एरिया निकालेंगे लेकिन हो जाएगा वर्क, किसके अनुसार, रूल के अनुसार। इसका मतलब क्या हुआ कि ये टर्म सीधा सीधा था, वर्क इक्वल टू एरिया, यानी कार्य बराबर क्षेत्रफल होगा, कार्य बराबर कैसा है, क्षेत्रफल। इसका मतलब सीधे तौर पे कि अब निकालना है सीधे सीधे वर्क, इसका मतलब कितना आया, P2 माइनस P1, कितना हो गया, V2 माइनस P1। क्या बातें क्लियर है। देखिए हमने पहले एरिया निकालना सिखा दिया, जब एरिया निकाल लिए तो इसको रूल के अनुसार कि जब पीवी का आलेख रहेगा, किसका आलेख, पीवी का, तो एरिया ही क्या हो जाएगा, वर्क। ठीक है, नेक्स्ट आइए, सेम टू सेम यहां पे भी कंडीशन है, लेकिन अब डायरेक्ट लिख दी जाएगी। यहां कितना, V1 V2, यहां कैसा, P1, इधर कैसा, P2। अब बताइए वर्क इक्वल टू एरिया, 1/2 बेस माइनस P2, V2 माइनस V1। फिर यदि आपको बनाना होगा तो ये ट्रायंगल है, राइट, और ट्रायंगल का एरिया आप जानते होंगे कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो यहां पे ये कितना आया, तो सीधा बात लिखेंगे P2 माइनस P1, V2 माइनस V1। अब कहिएगा कि आप इसमें ना क्लॉकवाइज दे रहे हैं ना एंटी क्लॉकवाइज, तो कुछ रहस्य है, उस रहस्य को थोड़े समय के बाद समझेंगे। ठीक है, यहां देखिए, अब ये थोड़ा सा अच्छा सा टर्म है, कह रहा है कि यदि आपके पास इस प्रकार का टर्म रहे तो क्या करेंगे, तो पहले ड्रॉ करेंगे मस्त ऐसे, यहां से ऐसे। ठीक है, अब जनरली हम लोग क्या कहते हैं एरिया के बारे में, अगर बात करेंगे सर्किल का, तो एरिया बराबर लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, राइट। लेकिन यहां तो अवस्था है, एक प्रेशर है और एक वॉल्यूम है, यहां तो फेजर ना दिया हुआ है, तो एक कितना है V2 और एक कितना दिया है V1। एक यहां से इधर चलेगा तो इसका नाम आएगा P1 और इसका नाम आएगा कितना, P2, राइट। तो इसके हाफ टर्म की बात करेंगे, हाफ टर्म, यानी यहां से यहां का हाफ कितना आएगा, मान लेते हैं इसको कितना ले लें, R1। ठीक है, रेडियस वही है, लेकिन बात क्या है कि इसको डायमीटर निकालेंगे, तो डायमीटर तो हो गया V2 माइनस V1, तो इसमें अगर निकालते हैं तो कितना आएगा, V2 माइनस V1/2, रेडियस डायमीटर की हाफ होगी, व्यास की आधी होती है। अगर इसको हम R2 मानते हैं तो यहां पे कितना आ जाएगा, तो सीधा बात आएगा कितना, P2 माइनस P1 बाई कितना 2। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना है, लेकिन जो एरिया निकालेंगे वो वर्क हो जाएगा, एरिया का वैल्यू दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये तो अवस्था है इसलिए पाई तो पाई रह जाएगा, यहाँ पे R1
इंटू R2 लिखेंगे और उससे मत घबराइएगा, R1 R2 बराबर R है। कि सीधा सा बात है, यहाँ फेज है प्रेशर एंड वॉल्यूम का। जब प्रेशर एंड वॉल्यूम का फेज है तो उस कड़ी को सेट करते समय यहाँ पे कितना है, R2 है, एक कितना है, R1 है। तो इसका मान कितना है, पाई। R1 का मान कितना है, V2, माइनस कितना है, V1, बाई कितना 2, यहाँ कितना P2 माइनस P1 बाई कितना 2। यानी सीधा तौर पे चर्चा किया जाए तो सीधा वर्क इक्वल टू कितना आएगा, पाई। यहां कितना लिखेंगे, P2 माइनस P1 बाई 2, V2 माइनस V1 बाई कितना 2। आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके बाहर निकल सकते हैं, लेकिन सीधा कह रहे हैं कि इसमें क्या लिखेंगे, P2 माइनस P1 गुना करेंगे कितना, V2 माइनस V1 बाई कितना 2। ठीक है, अब आगे चलिए। यहां तक ये तीनों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कि बात क्या है कि ये अगर रहेगा तब। अब दूसरी बात क्या है कि लूप का कंडीशन क्या क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, अब उसकी बात भी करनी पड़ेगी कि वर्क में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और कितना होता है, 0। कार्य धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। कह रहा है वर्क कैसा हो सकता है, में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और कितना 0। ठीक है, तो कैसे, अब उसकी चर्चा करेंगे। तो यहां देखिए कितना, जब दिया गया क्षेत्रफल आलेख के मध्य हो, किस आलेख के मध्य, तो कह रहा है यहां पे पीवी आलेख के मध्य हो। किसके मध्य, पीवी आलेख के मध्य हो। तो यहां याद रखिएगा जब लूप क्लॉकवाइज चलेगा तो वर्क पॉजिटिव, क्लॉकवाइज का मतलब अपनी ओर। तो ये हो गया लूप। यदि क्लॉकवाइज चला, कौन वाइज, क्लॉकवाइज, तो ऐसे स्थिति में किया गया कार्य कैसा होगा, धनात्मक। यानी इस समय वर्क कितना होगा, पॉजिटिव। लेकिन दिया गया प्रक्रम एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वर्क कैसा होगा, निगेटिव। ठीक है, यही बातें इसमें समझाएगी। कह रहा है कि पीवी आलेख हो कि वर्क में भी पॉजिटिव, निगेटिव और कितना है, 0 है। तो सीधा बात बताइए, अभी 0 की चर्चा नहीं हो रही है, अभी चर्चा हो रही है पॉजिटिव की और निगेटिव की। जब ये लूप चलेगा क्लॉकवाइज, मन में चल रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक क्या है, लेकिन अब जब चर्चा की जाएगी यहां पे तो समझना आसान होगा कि एक बार क्लॉकवाइज है और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। ये तो क्वेश्चन देख के समझा जा सकता है। ठीक है, हाँ, धीरे धीरे मोशन बनता जाएगा, कंडीशन बनते जाएंगे तो अपने आप सीधे हो जाएंगे। यहां आइए, कह रहा है क्लॉकवाइज रहेगा तो अलग कंडीशन, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो अलग कंडीशन। जैसे देखिए यहां ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, अब 3 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यानी इसमें निकालना है वर्क। निकालना क्या है, वर्क। और वर्क निकालने के लिए पहले अपने पास फॉर्मूला कितना है, तो ये ट्रायंगल है, पहले 1/2 P2 बाई माइनस P1 यहां बताए थे अभी, अब V2 माइनस V1। ठीक है जी, यहां बताइए 1/2 है, P2 का मान कितना हुआ, यहां नोट कर लीजिए कि ये P2 है, ये क्या है P2, ऐसे दिया नहीं रहा है, हम लोग बना रहे हैं। यहां पे V1, यहां पे V2, तो ये कितना हो जाएगा 6 × 10⁵ माइनस यहां लिखेंगे 2 × 10⁵ इंटू 6 × 10⁻³ माइनस 2 × 10⁻³ अब बताइए कितना,
इसमें से 4 में से 2 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा। 4 गुने 10 पे पावर 5 गुना, यहां कितना है 4 आएगा, ठीक है। तो 4 के बाद कितना आ गया 10 पे पावर 3 बटा में कितना है 2। आगे बढ़ जाइए, तो यहां 16 2 से कट जाएगा, 8 गुने 10 पे पावर कितना आया 2 जूल। अब चेक करिए क्या क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉक। यहां पे जो लूप है ये कौन वाइज चल रहा है, तो यहां पे ये लूप चल रहा है किस वाइज, एंटी क्लॉक नहीं, क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज है इसका मतलब वर्क कैसा है, पॉजिटिव। क्लॉकवाइज ना है, क्लॉकवाइज में वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव, ऐसे, ठीक है। ये इधर में हम खड़े हैं, ऐसे चलेगा तो ऐसे आएगा क्लॉकवाइज। चलिए नेक्स्ट बनाइए। अब यहां पे देखिएगा तो ये लूप कैसा चल रहा है, ऐसे एंटी क्लॉक हुआ। जानते हैं कैसा हुआ, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज। वर्क कैसा होगा, निगेटिव, ठीक है। अब यहां चेक कीजिए, पहला बात की वर्क कैसा मिलेगा, निगेटिव। कैसे, तो यहां पे पहले माइनस लिख लीजिए, P2 माइनस P1, V2 माइनस V1, ठीक है। अब इसको पुट कर दीजिए, माइनस क्यों कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा था, तो यहां कितना है माइनस, कितना आएगा 2P माइनस P, यहां कितना होगा 2V माइनस V, ठीक है। तो आप बताइए कितना हो गया माइनस, कितना का कमी, PV का, काम में खत्म, ठीक है। यहां 2V माइनस V था। नेक्स्ट आइए, यहां कौन वाइज है, ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज रहेगा तो क्या होगा, वर्क कैसा, पॉजिटिव। आप बताइए वर्क बराबर कितना होता है, P2 माइनस P1, इसके बाद कितना होगा V2 माइनस P1, ये बताइए कितना है 5P माइनस P, यहाँ कितना 3V माइनस V, ये बताइए कितना होगा 10PV आ जाएगा। 10 कैसे आएगा जी, ये तो 5 में से एक 4 ना आएगा, 4 इधर कितना 2, 8PV, ये वर्क कैसा है, पॉजिटिव। क्लियर, तो ये आपको समझा रहे थे हम आइसोबारिक प्रेसेस का एक पार्ट, जिसमें आज ही स्टार्ट लिया गया, बहुत दिनों के बाद 11th सेशन आपको कराए जा रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे 12th सेशन के लिए भी। चलिए आगे बढ़िए, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेगा और आप इसका कार्य निकाल लेंगे। फिर मिलेंगे नए सत्र के साथ, नए टॉपिक के साथ। इस आइसोबारिक के बाद कौन सा, सम आयतनिक और समतापीय प्रक्रम के रूल एंड कंडीशन के साथ। थैंक यू।